एपिसोड की शुरुआत में हम सुंगी और रियो को यूएस में देखते हैं, जहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब वो उसे फीमेल डॉम के अंदर लेकर जा रही थी, पर वो बोलने लग जाती है कि वो परेशान ना हो, फिलहाल वो अपनी डॉम के अंदर अकेली है। ये सुनकर वो वापस जाने लगता है, पर वो उसे ये कहकर रोक लेती है कि आसपास कोई बार अभी खुला नहीं होगा और तुम्हें मैं अपने रूम में फ्री ट्रीट दूंगी। जो सुनकर वो उसके साथ चला जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाता है और ड्यू नीचे सोई हुई थी, तो वो उठकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूएस क्या करने के लिए आया हूँ। तभी वो रियो के फ़ोन में एक मैसेज देखता है जिसमें कोई ब्रायन उसे उनकी डेट के बारे में बात कर रहा था। इतने में रियो भी उठ जाती है, जिसे सुंगी बोलता है कि शायद तुम्हारा ना कोई मैसेज आया है, वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। रियो बोलती है कि अब तुम आ गए हो तो मैं उससे तुम्हें मिलवाती हूँ और उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रियो सुंगी की मदद करती है सामान लाने में। ये दोनों उसके ऑफिस में होते हैं। अब जैसे ही वो लाइट स्विच ऑन करता है तभी रियो गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे ऐसे देख कर वो कहता है कि तुम तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो। रियो जब मना कर रही तो बोलता है कि अच्छा जो तुमने पहले किया था वो क्या था। अब वो यहाँ तब की बात कर रहा था जब लॉक लगाते टाइम रियो ने उसे गले लगा लिया था। जो सुनकर वो कोई जवाब नहीं देती और खाना बनाने लग जाती है। सुंगी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, पर वो कहती है कि तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता है, इसीलिए चुपचाप जाकर साइड में बैठ जाओ। अब जैसे वो खाना टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो गैस करने लगता है कि इसमें ऐसा क्या मिलाया है, पर उसे इतनी भूख लग रही थी कि सारी बातें हटाकर वो खाने पर ध्यान देता है। पर फिर बोलता है कि शायद नहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वो बोलती है कि तुम्हें तो बाहर से फेंक देना चाहिए, पर वो इस बात से काफ़ी खुश भी होती है कि उसे उसका खाना पसंद आया। वो उसे देखने लग जाती है, पर सुंगी तो यहाँ पर जैसे उसकी आंखों में खो ही जाता है। जब वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है तो खाना अटक जाता है। उसी वक्त मोयम भी वहाँ पर आती है, जिसके आने पर सुंगी सभी के लिए ड्रिंक्स लेने बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि रियो अचानक से उसे ऐसे क्यों देखने लग गई थी। इधर मोयम को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, पर वो नहीं उठाती क्योंकि उसे पता था कि फिर से उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। मोयम रियो को बताती है कि जब 7 साल की उम्र में उसके डैड की डेथ हुई तब मेरी ग्रैंडमा ने मेरी मॉम को ब्लेम किया है इसके लिए, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरी मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। तो रियो बोलती है कि यही वजह है कि मैंने भी अपनी शादी तोड़ दी। मोयम कहती है कि मेरा सपना अधूरा रह गया तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखने का। तो वो मोयम को अपने वेडिंग शूट की फ़ोटोज़ सिखाती है, जिसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। लेकिन उस टाइम को याद करके रियो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो मोयम बोलती है कि तुम्हारी शादी टूटने का कारण मैं पता लगा कर ही रहूँगी। तभी रियो उसके पूछने पर बताती है कि मैं अभी अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। इतने में सुंगी वापस आ जाता है और बोलता है कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था, और टेबल पर रखे फ़ोन में उसे रियो की वेडिंग फ़ोटो देखकर बुरा लगता है। अगले दिन हम इन सभी लेडीज़ को देखते हैं, जिनमें से एक टेंपल में बार बार खड़े होकर वर्शिप कर रही थी, पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिन्हें ऐसे देखकर उनकी फ्रेंड्स कहने लग जाती है कि उन्हें इस उम्र में 108 बार वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ ताकि वो सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम में पास हो जाए। पर हम देखते हैं कि सुंगियो की मॉम कुछ परेशान लग रही थी, जो चीज़ रियो की मॉम नोटिस कर लेती है। ये सभी लोग अब टाइल प्रेयर के पास जाते हैं और अपनी विशेष उस पर लिख देते हैं। मोयम की मॉम लिखती है कि वो जल्दी शादी कर ले। रियो की मॉम लिखती है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाए। अब सभी लोग एक दूसरे की विश देखने लग जाते हैं, पर सुंगियो की मॉम ने फ्रेंच में विश लिखी हुई थी कि उनका बेटा अपनी पुरानी मेमोरी भूल जाए और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ से अब हम रियो के डैड को देखते हैं, जो कि सुंगियो के डैड से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि सभी लेडीज़ नाइट आउट के लिए टेंपल पर गई हैं, इसलिए वो अपने साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन सुंगियो के डैड अगली बार आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। तभी रियो के डैड की शॉप पर कुछ व्लॉगर्स आते हैं। उन्हें इस रेस्टोरेंट का विंटेज स्टाइल काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। डैड भी उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद हम म्योंग को देखते हैं, जो कि रियो के साथ था। रियो हैरान थी कि उसका कॉन्टैक्ट टोनी के साथ था। तभी सुंगियो वहाँ पर आता है, जिसे म्योंग बताता है कि मैं चाहता हूँ कि रियो हमारे साथ ग्रेप के फ्लैगशिप स्टोर वाले प्रोजेक्ट पर काम करे। पर सुंगियो मना करते हुए कहता है कि हमने उससे बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी, जो कि अब पूरा हो चुका है, इसीलिए अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। रियो को और भी काम है, इसीलिए हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। म्योंग को भी यहाँ पर उसकी बात सही लगती है, पर वो रियो को फेयरवेल पार्टी देना चाहता था, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर हम इन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ इनके साथ लीना भी थी, जहाँ बातों ही बातों में रियो लीना से कुछ बुक्स की सजेशन मांगती है। तो वो उसे कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करने लग जाती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने पास में जाकर चीज़ें सही करने की कोशिश करता है।
ये सुनकर सोंगी उसे ऐसी किताबें पढ़ने से मना कर देता है क्योंकि ये सब पॉइंटलेस है और हर किसी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पास्ट के बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रियू अपने पास्ट में वापस जाए। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मोयम को देखते हैं जो आज फिर उसी पार्क में जाती है ताकि वो उस बच्ची से उसका नाम पूछ सके, लेकिन उसे वहाँ पर कांग मिलता है जो कि कुछ ढूंढ रहा था। मोयम के पूछने पर वो बताता है कि मैं 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रहा था। मोयम भी उसकी हेल्प करती है उसे ढूंढने में, जिसे वो काफ़ी जल्दी ही मिल जाता है, जो देखकर कांग खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ के उछलने लग जाता है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वो पीछे हो जाता है। अब वो उसे वो लीफ दे देती है, जिसे लेकर कांग खुशी से भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगियो जब काम कर रहा था तभी रियू चाय पीते हुए उसके पास आती है और उसे बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो वो बोलता है कि पर तुम तो अपने सपने को ढूंढने वाली थी ना, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना मेरा नाम आएगा कि तुम मेरी वजह से खुद पर फोकस नहीं कर पाई। रियू कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी और ऐसा नहीं है कि मैं अपने सपनों पर काम नहीं कर रही। सोंगी बोलता है कि फिर तो तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो। सोंग उससे अब चिल्लाकर बात करने ही वाला था कि तभी एक लड़की उसके पीछे से आकर हक कर लेती है। वो सोंगियो को हनी कहकर बुलाती है और कहती है कि अब बहुत टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, जिसके बाद वो दोनों म्यूंग के साथ बैठे हुए थे। असल में ये लड़की सोंगियो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसे म्यूंग कहता है कि तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो कि तुम यहाँ पर भी आ गई। जहाँ तानुए के पूछने पर सोंगियो कहता है कि तुम्हारे आने से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ। इस पर वो कहती है कि तो अच्छी बात है ना, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में तानुई ने सोंगियो को किसी और लड़के के लिए डंप कर दिया था, इसीलिए दोनों में से कोई खुश नहीं था कि वो यहाँ पर आई है। पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्लाइंट बनकर आई हूँ। वो उन्हें बताती है कि एक इंटरनेशनल होम डेकोर कंपनी जिसका नाम फ्रेस्को है, वो हर साल आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है और इस बार वो उनके साथ कोलैब करके कॉफ़ी पॉट बनाना चाहती है, जो कि उनके किसी होंगी कॉन्सेप्ट पर बना होगा और उसकी स्ट्रक्चरल ब्यूटी मेंटेन करने के लिए ही उसे आर्किटेक्चरल हेल्प चाहिए थी। म्यूंग बोलता है कि हम काफ़ी बिजी है, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। तो वो उसे अपनी साइड करने के लिए कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो चलो मैं तुम्हें एक बाउल गिफ्ट कर दूंगी। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कीमत मिलियन वॉन में होती है। उसे चाहे तो वो बोरो करके रिटर्न भी कर सकते हैं। इस रिश्वत से वो मान जाते हैं और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रियू लीना से पूछती है कि क्या तुम्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता था। तो रियू बताती है कि उसका नाम तानुई है, जो कि उससे 1 साल बड़ी है और वो दोनों कॉलेज टाइम पर मिले थे। उनका रिलेशनशिप 1 साल से भी ज़्यादा चला था और बताने लग जाती है कि उनका लव ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। यहाँ से अब हम देखते हैं कि जब रियू सामान लेकर घर पर जा रही थी तो उसे अपने घर के सामने एक एक्सपेंसिव कार दिखती है जिसमें एक कपल किस कर रहे थे। रियू उनके पास जाकर उन्हें ये सब कहीं और करने के लिए कहती है, लेकिन हैरान हो जाती है जब वो सोंगियो को उसके अंदर देखती है। वो ऐसा बिहेव करती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। जो सब चीज़ें वो लीना को बता रही थी, तभी ये दोनों वहाँ पर आकर उसकी बातें सुन लेते हैं, जिनसे रियू ये सब बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन तानुई कहती है कि वो यादें भी काफ़ी कमाल की थी। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि ये रियू है तो वो उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि सोंगियो उससे हमेशा उसके बारे में बात करता रहता था। पर वो यहाँ पर डिनाई करने लग जाता है कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तानुई अब रियू से हेल्प मांगती है सोंगियो को मनाने के लिए कि वो उसकी हेल्प करे, पर वो सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। फिर वो उन सभी को उसके स्टूडियो पर इन्वाइट करती है, जिसकी इस बात के सपोर्ट में म्यूंग सोंगियो को चलने के लिए मनाने लग जाता है, जिसके सामने सोंगियो की नहीं चल पाती। वैसे तो तानुई उसे भी बुलाना चाहती थी, लेकिन सोंगियो के रीसेंट की बिहेवियर की वजह से वो आने से मना कर देती है। शाम को अब जब सोंगियो वापस घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में रियू की डैड मिलते हैं, जो कि स्मोक करने वाले थे, पर सोंगियो को देखकर ऐसा नहीं करते। फिर हम इन्हें साथ में देखते हैं, जहाँ पर सोंगियो उनसे बोलता है कि आपने तो स्मोकिंग छोड़ दी थी ना, फिर से क्यों शुरू की। पर वो उसे ये सब किसी को बताने से मना करते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रियू अपने भाई को उठाने के लिए रूम में जाती है, लेकिन जब वो नहीं उठ रहा होता तो बेड पर चढ़कर उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारती है। लेकिन तभी ब्लैंकेट के अंदर से सोंगियो निकलता है, जो कि उसे रोकने के लिए एकदम से उसके ऊपर आ गया था। उसे यहाँ पर देखकर वो तो एकदम से शॉक हो जाती है और सोंगियो पे हैरानी से उसे ही देख रहा था। तभी दोंगजिन अंदर आ जाता है, उन्हें ऐसे देखकर जोर से चिल्लाते हुए नीचे भाग जाता है कि मॉम डैड ये दोनों कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। जिसे रोकने के लिए सोंगियो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका पैर टेबल से टकरा कर मुड़ जाता है।
यहाँ से अब हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सुंगयू का एक्सरे देखकर बताते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी मोच है, पर सुंगयू को दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उसे लगता है कि उसकी पुरानी इंजरी भी उसका दर्द बढ़ा रही है, जो सुनकर रियो उसके डैड से बोलती है कि ये ना क्राई बेबी है, इस पर ध्यान मत दो। अब इनकी यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। रियो के डैड भी यहाँ पर आए हुए थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इसे इस तरह से मारने की क्या ज़रूरत थी, पर वो बोलती है कि ये सब मेरे मारने की वजह से नहीं हुआ। वहीं पीछे सुंगयू के डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और हमें यहाँ से पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुंगयू और रियो की डैड ने साथ में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन डैड का अब भी मन नहीं भरा था। वो उसे फिर से ड्रिंक करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ तो घर पर नहीं थी। और वो ड्रिंक करने के बाद सुंगयू को उनके घर पर ही डोंगजिन के रूम में सोने के लिए कहते हैं, जो सुनकर सुंगयू के डैड उसे रियो के डैड के साथ ड्रिंक करने से मना करते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करने के बाद काफ़ी अजीब हरकतें करते हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अब सुंगयू को वर्कशॉप पर जाना था, तो रियो अपने डैड को वहाँ से भेज देती है, ये कहकर कि उसे काम है। उनके जाने के बाद वो सुंगयू की पॉकेट से कार की कीज़ निकाल लेती है और कहती है कि भले ही चोट मेरी वजह से नहीं लगी है, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन वो उसे कार कीज़ वापस करने के लिए बोलता है, तो उसे वापस कर देती है और बोलती है कि ठीक है, तुम खुद ही ड्राइव कर लो। पर अपनी हालत देखकर वो उसे वापस से आवाज़ लगाता है और कीज़ दिखाकर उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। सीन अब यहाँ से मोयम और कांग पर आता है, जो कि एक बार फिर कन्वीनियंस स्टोर पर मिलते हैं, जहाँ वो मोयम को उसकी फेवरेट ड्रिंक और कैंडी देता है, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी उस लीफ को ढूंढने में। मोयम पूछता है कि जिसके लिए तुमने वो लीफ ढूंढा था, क्या उसे पसंद आया? तो वो कहता है कि मैंने वो लीफ उसे देखकर कहा था, ये एक लेडी ने मेरी हेल्प की। तो मोयम कहती है कि अरे तुम्हें उस लड़की के सामने क्रेडिट खुद लेना चाहिए था ना। पर कांग कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अब उसे रिपोर्टिंग के लिए जाने में लेट हो रही थी, इसीलिए वो चला जाता है। पर मोयम इसे देखकर बोलती है कि इसे तो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लीफ वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर गया था। दूसरी तरफ रियो जब कार ड्राइव कर रही थी, तो बेचारा सुंगयू डर के मारे बैठा हुआ था। वो उसे ऐसे बटन छूने से मना कर रहा था, पर वो जानबूझकर उन बटन्स को छू रही थी। वो अब उसे रिलैक्स करने के लिए बोलती है, ताकि वो इस जर्नी को एंजॉय कर सके, और उसे ड्राइव करके कांग के स्टूडियो तक पहुंचा देती है, जहाँ पर जब तानोई सुंगयू की हालत देखती है तो रियो बता देती है कि कुछ भी सीरियस नहीं है और इसे रिकवर होने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। तानोई भी अब बताती है कि म्योंग अभी तक नहीं आया और उन्हें आने में लेट हो जाएगा। फिर वो सुंगयू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लग जाती है। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो रियो वहाँ पर रखे हुए काफ़ी सारे जार्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तानोई फिर उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर सॉसेस और पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि उसके डैड फूड में एक्सपर्ट है और ये स्किल्स उसे उन्हीं से मिली है। ये सब उसने नेबरहुड की लेडीज़ के साथ मिलकर बनाया है। साथ ही ये भी बोलती है कि उसे ना कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो सुंगयू कहता है कि क्या तुमने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है? इस पर वो कहती है कि मैं तो बस एक बार में 2 काम करना चाहती थी। सुंगयू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन रियो तो वहाँ पर द्यूजंग सॉस बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद काफ़ी और लेडीज़ के साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सुंगयू को भी मदद करनी पड़ती है। रियो तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उन लोगों से सवाल किए जा रही थी, जो देखकर बाकी लेडीज़ को अच्छा लगता है। तभी तानहुई सुंगयू के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है, और दोनों अंदर चले जाते हैं। और फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरे बाद किसी को डेट किया, जिस पर वो हाँ बोल देता है। पर वो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। तो तानहुई बोलती है कि मैंने भी। तो सुंगयू बोलता है कि तुमसे मुझसे काम के लिए कोलैबोरेट करने के लिए आई हो ना। इस पर वो बोलती है कि तुमसे मिलने का ये भी एक कारण है, लेकिन काम पहले आता है। फिर वो उसे अपना कलेक्शन दिखाती है, जिसे उसने वियना में एग्जिबिट किया था। सुंगयू को यहाँ पर उसके पॉट्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो उसे भी बनाने के लिए बोलती है। जब वो पॉट्स बना रहा था, तभी रियो वॉशरूम ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो उसे पॉट बनाते हुए देखने लग जाती है, लेकिन तभी तानहुई उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद कर रही थी, जो देखकर रियो को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गलती से उससे वहाँ पर सामान हिल जाता है, इसलिए वो दोनों उसे देख लेते हैं। रियो कहती है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो तानहुई उसे बता देती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। अब जैसे ही सुंगयू बाहर आता है, तो रियो उसे इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और इनडायरेक्टली उसे अपने एक्स के साथ फिर से रिलेशनशिप में जाने की एडवाइस दे रही थी। पर वो उसे घूरता हुआ कहता है कि आइंदा किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर मत करना। वो बाहर की तरफ थोड़ा सा टहलने के लिए चला जाता है। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं, जो सुंगयू को बताते हैं कि कैसे म्योंग की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बार बार रुकना पड़ रहा था। फिर सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर तानू ने देखकर बोलती है कि और भी वर्कर्स आ गए हैं। जारी उन्हें बताती है कि कैसे वो लोग मेजू को यूज़ करके द्यूजंग सॉस बनाएंगे। अब जैसे उन्हें काम पर लगाया जाता है, तो म्योंग को समझ में आ जाता है कि आखिर सुंगयू बाहर क्यों चला गया। इधर हम सुंगयू को देखते हैं, जो कि उस रात के बारे में सोच रहा था। जब वो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस आया था, उसने रियो की वो बात सुन ली थी, जिसमें उसने कहा था कि वो अपने पास रिलेशनशिप से अभी मूव ऑन नहीं कर पाई है।
वो इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। इसके बाद हम मोयम को देखते हैं जो कि पूरे दिन काम करके काफ़ी थक चुकी थी। वो सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक और इमरजेंसी आ जाती है और उन्हें जाना पड़ता है। मोयम बाकी सभी के साथ एक घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर बच्ची नीचे गिरी हुई थी। मोयम देखती है कि ये तो वही बच्ची है जो उसे पार्क में मिली थी। घर में उसके अलावा उस वक्त कोई भी नहीं था, इसीलिए उसने पैरामेडिक्स को हेल्प करने के लिए बुलाया था। यहाँ ये बच्ची अपना नाम युंदो बताती है। अब जैसे ही मोयम उसका टेम्परेचर चेक करती है तभी युंदो बेहोश हो जाती है। इधर तानोई मियोंग से हैवी जार को शिफ्ट कराने में हेल्प मांगती है, पर ये उसे वहीं पर बैठने के लिए कहकर खुद ही मदद करने के लिए चली जाती है। तान मना कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी हैवी था, लेकिन वो नहीं मानती। अब जब ये दोनों जार को शिफ्ट कर रहे थे तो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर वो मियोंग को बुलाने के लिए जाने लगती है, लेकिन जो फिर भी जार को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी। जहाँ वो काट पत्थर पर लगने की वजह से वो जार नीचे गिरकर टूट जाता है, जहाँ वो खुद भी गिर गई थी। अब जार की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी संगयू भी वहाँ पर आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे सीरियस चोट लग सकती थी। वो कहता है कि जब तुमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों कर रही हो, पर तानू यहाँ पर रियो की साइड लेती है कि वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। फिर वो रियो को चेंज करने के लिए भेज देती है। सीन अब कांग पर आता है जो कि अपनी कलीग के साथ उस ओल्ड लेडी के घर पर जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, पर उसका घर इतना छोटा था कि वो दोनों अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। वो ओल्ड लेडी उन्हें थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि वो लोग उसकी मदद करने के लिए आए। तभी कांग को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युंदू घर पर नहीं है। ये सुनकर वो भागता हुआ घर पर जाता है, जहाँ हेल्पर उसे बताती है कि वो जैसे ही थोड़ा सामान लेने के लिए मार्केट तक गई थी, तब वापस आई तो युंदू घर पर नहीं मिली। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि कुछ पैरामेडिक्स यहाँ पर आए थे। इधर मोयम युंदू को हॉस्पिटल में लेकर गई थी जिसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तब मोयम उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है और ये वही लीफ थी जो कि उसने कांग के साथ मिलकर ढूंढी थी। उसे समझ में आ जाता है कि कांग ये लीफ इस लड़की को ही देने की बात कर रहा था। तभी कांग भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो युंदू को देखते ही बोलता है कि डैडी आ गए हैं, जो सुनकर मोयम हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसी की बेटी है। युंदू को तभी होश आ जाता है। वो अपने डैड का हाथ पकड़ लेती है जिसे कांग देखकर बोलता है कि मैं आ गया हूँ। दूसरी तरफ कपड़े चेंज करने के बाद रुई उनकी वापस से मदद करने के लिए आ जाती है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने सभी लोगों की मेहनत इस तरीके से बर्बाद कर दी। तभी बिजली कड़कती है जिससे रियो एक स्पाइसी डिश बनाने का सजेशन देती है। कुछ ही देर में अब बारिश भी शुरू हो जाती है और सभी लोग खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, पर मियोंग और बाकी लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ रहा था जिस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब काफ़ी मेहनत करने के बाद जब खाना रेडी होता है तो वो सभी को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन सुंग्यू वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो रियो बोलती है कि जाने दो उसे, जब भूख लगेगी ना तो खुद ही आ जाएगा। अब वो सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं। रात में अब जब रियो बर्तन धो रही थी तभी तानी उसके पास आकर उसे करने से मना करती है, पर रियो कहती है कि मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया उसके लिए मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। तो बोलती है कि फिर तो तुम्हें मेरे पॉट के मिलियन युआन पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी स्पाइसी फूड की रेसिपी बताओगी तो बात खत्म हो सकती है, क्योंकि उसे उसकी बनाई हुई डिश काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन जब वो उसे रेसिपी बताना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसने ऐसे ही बना दी थी बिना कोई मेजरमेंट के और उसे फूड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सीनम मोयम पर आता है जो कि कांग से कहती है कि तुम इतनी छोटी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। वो उसे काफ़ी डांटती है और उसे वो लीफ भी लौटा देती है जो कि उसे युंदू के हाथ में मिला था। ये देखकर कांग रोने लग जाता है। तभी युंदू को बाहर लाया जाता है जो मोयम से कहती है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो कि मेरे डैड को डांटते हैं, इसलिए आपसे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दूसरी तरफ पॉट्स को साफ करते वक्त रियो की नज़र तानुई के हाथ के निशान पर पड़ती है। वो बताती है कि इन निशानों को देखकर मुझे ये याद आता है कि उस टाइम उनकी बनाने के लिए मैं कितनी पैशनेट थी। ये तो मेरे लिए टैटू की तरह है। वो बताती है कि पहले उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी परवरिश इनके बीच हुई थी तो वक्त के साथ उसका इंटरेस्ट इन सब में बनने लगा और इसने इसे अपना करियर बना लिया। रियो को ये जानकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि कैसे उसने अपने सपनों को ढूंढा। तानुई भी अब यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद हो। अब काम होने के बाद तानुई सुंग्यू के पास जाती है जो कि अकेला बैठा हुआ था। वो उसे कहती है कि रियो जब बात कर रही थी कि हम पास्ट में एक दूसरे के लिए पैशनेट थे तो वो गलत थी, क्योंकि उस रिलेशनशिप के अंदर पैशनेट सिर्फ मैं ही थी। वो बोलती है कि हमारे लव के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट तुमसे ज़्यादा थी, यही वजह थी कि उसने उससे ब्रेकअप किया था। लेकिन उस वक्त सोंग्यू इतना इमोशनल और पैथेटिक था कि ब्रेकअप के अगले दिन वो उसे मैसेज करके पूछता है कि अब तक तुम उठी हो या फिर नहीं, जिस पर वो बोलता है कि अरे उस टाइम मैं ड्रंक था। फिर वो बोलती है कि जिस तरीके से आज तुमने रियो को डांटा मैंने तुम्हें वैसा पहले कभी भी नहीं देखा। कहता है कि उसने गड़बड़ी करी थी तो उसे डांटना पड़ा। तब तानुई बताती है कि असल में वो जार पहले से ही टूटा हुआ था, मैं उसे रिपेयर करने के लिए शिफ्ट कर रही थी। ये बात इसीलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं जेलस थी।
इधर रियो को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर घूमने लग जाती है। तभी उसकी नज़र उसके स्वेटर पर पड़ती है, जो कि किसी ने धोकर साफ कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि रियो ने तो स्वेटर पॉलिथीन के अंदर रख दिया था, पर सुंग्यू वहाँ पर आकर उसे उठाकर धोने लग जाता है, क्योंकि उसे भी उसे डांट कर अच्छा नहीं लग रहा था और ये एक तरीके से उसकी माफ़ी मांगने का तरीका था, जो देखकर रियो मुस्कुराने लग जाती है। अब सुंग्यू जब जार्स के बीच में घूम रहा था तभी वो रियो को देखता है, जो हर जार को खोलकर चेक कर रही थी। वो उसके पास जाता है तो रियो पूछती है कि तुम सोए क्यों नहीं। ज़रूर वो खाना स्किप करने की वजह से जाग रहे हैं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी शर्ट से दाग हटाया और आखिर ये तुमने कैसे किया, तो बता देता है कि ये मैंने राइस और विनेगर से किया और पूछने लग जाता है कि तुम क्या चेक कर रही हो। तो रियो बताती है कि मैंने सुना है कि इनमें से एक जार के अंदर 100 साल पुरानी सोया सॉस रखी हुई है। ये बात उसे एक लेडी ने बताई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होगी और उसकी स्मेल भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, इसलिए वो काफ़ी क्यूरियस है उसे देखने के लिए। तो सुंगी उसकी मदद करने लग जाता है उस सॉस को ढूंढने में। ये देखकर वो हैरान होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उसे काफ़ी गुस्सा था, तो अब वो भला उसकी मदद क्यों कर रहा है। अब थोड़ा ढूंढते ही रियो को वो जार मिल जाता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें नाइट स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसकी स्पार्कलिंग लाइट में वो खो जाती है। अब वो खाने की बातें करने लग जाती है और खुश होकर सुंग्यू से बोलती है कि मुझे वो मिल गया। सुंग्यू को लगता है कि वो सॉस की बात कर रही है, लेकिन वो अपनी ड्रीम की बात कर रही थी। वो बताती है कि मैं कुकिंग करूँगी। उसे ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है कि उसे अब अपना ड्रीम मिल गया। तभी उसे तानहुई की बात याद आती है कि उसने उसे कहा था कि जब भी वो सुंग्यू के साथ होता है तो वो काफ़ी अलग बर्ताव करता है। जब रियो हंसती है तो वो भी उसके साथ हंसता है, जो चीज़ सुंग्यू भी नोटिस करने लग जाता है और खुद से कहता है कि मैं अपनी फीलिंग से हमेशा भागता रहा, लेकिन अब रियो को अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखकर मैं उसे पसंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।